देखिए वक्फ बोर्ड क्या था, वक्फ बोर्ड ये है कि मैं आपके स्टूडियो में बैठी हूँ और मैं अगर वक्फ बोर्ड होती तो मैं ये कह देती कि ये स्टूडियो जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। तो पेपर्स मुझे नहीं चेक कराने, पेपर्स अब आपको दिखाने पड़ेंगे। अब आपको वो सारे कागज दिखाने पड़ेंगे जिससे ये तय हो कि ये स्टूडियो जो है वक्फ बोर्ड का नहीं है। तो वक्फ बोर्ड अभी तक मनमानी करता आया है। देश की किसी भी संपत्ति पे आप उंगली रख दें और ये कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो वो संपत्ति आपकी हो जाती थी। लेकिन अब जो ये नियम जिसके तहत इन्होंने बहुत मनमानी करी है, मैं कह रही हूँ कि अगर जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जो आपकी है वो आपको मिलेगी, लेकिन जो कब्जा की हुई है, जो अवैध है, जहाँ पे ऐसे निर्माण हुए हैं या जहाँ पे ऐसे कब्जा है जो आपकी ज़मीन नहीं थी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी, उस पर अगर कोई वक्फ बोर्ड है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर कब्जा करके बैठी है तो वो कब्जा नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो 40 एक अधिनियम में जो इनके संशोधन होना है, जो चेंजेस होने हैं, जो एडिटिंग होनी है, मैं तो सिंपल से कह रही हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। आपको इसमें डरने की तो जरूरत नहीं है। मेरा डर वो लोग रहे नहीं डर वो लोग रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की आड़ में, आपको पता है कि भारत की रेलवे और भारत के एयरफोर्स, भारत के रेलवे और डिफेंस के अलावा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। तो जरा इनसे पूछे कोई 70 साल की आजादी में वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? इनको मुगल देके गए थे, जिनको ये कई बार बहुत सारे मौलानाओं का जो विरोध होता है वक्फ बोर्ड को लेके कि वक्फ बोर्ड के तहत बोलते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जरा उनसे पूछे कि मुगल जाते समय अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देके गए थे क्या? 70 सालों में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी इनके पास कहाँ से आई है? यानी कि हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि जो अवैध जमीन जो मुसलमान कई सालों से छुपा कर बैठे हैं उसका राज खुल सकता है, इसलिए थोड़ा घबरा रहे हैं मुस्लिम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि अगर भाई भारत सरकार की रेलवेज के बाद और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर्टीज कहाँ है। अचानक से प्रीति पांडे के पास 500 करोड़ की संपत्ति आ जाए तो भारत सरकार मुझसे पूछेगी नहीं कि ऐसा मैं कौन सा बिजनेस करती हूँ, ऐसा मैं कौन सा काम करती हूँ कि मेरे पास 500 करोड़ की संपत्ति आ गई। उसी तरह अगर वक्फ बोर्ड से 4 सवाल पूछ ले रहे हैं तो नेताओं को या वक्फ बोर्ड को या ऐसे लोगों को तकलीफ क्या हो जा रही है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है, उस तिनके को ढूंढने को भारत सरकार की जरूरत है बस। जी देखिए, हमेशा की तरह ओवैसी जी फिर इस मामले में भी उन्होंने छलांग लगा दी है अपनी और मुस्लिमों के लिए खड़े हो गए हैं वो डटकर, एक दीवार बन के कि भाई मैं तुम्हारा हक तुमको दिलाऊंगा। कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हमेशा की तरह स्वतंत्रता छीनना चाहती है मुस्लिमों से। तो क्या ऐसा है, क्या इस पूरे संशोधन में मुस्लिमों की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है? देखिए ओवैसी साहब देश में हमेशा भड़काने का काम करते हैं। जहाँ पे शांति होगी, शांति भंग करने का अगर काम करना है तो वैसी साहब को खड़ा कर दो और भाषण और माइक उनको दे दो, भाषण वो खुद दे देंगे, आग कहीं अगर नहीं लगी है तो आग वो खुद लगा देंगे। भारत में तो इतनी आज़ादी है मुसलमानों को कि अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, गैंगरेप होता है बहुत दिनों से, लेकिन क्योंकि बलात्कारी का नाम मोइन खान है, मोइन खान होने की वजह से देश में इतनी आज़ादी है कि वो आज़ादी गैंग अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचती है, वो एक्टिविस्ट नहीं पहुंचते हैं अयोध्या, वो नेता नहीं पहुंचते हैं, वो भाई बहन का जोड़ा नहीं पहुंचता है। वो आपको याद होगा लखीमपुर और हाथरस के मामले में, मणिपुर भी ले लीजिए, मणिपुर ग्रेटर नोएडा के, ग्रेटर नोएडा नहीं, मणिपुर तो मान लीजिए उस राज्य में नहीं है जिस राज्य में योगी जी हैं, वहां एक सेकेंड, क्योंकि ये हमेशा इस फिराक में रहते हैं, इनकी गिद्ध वाली निगाह है, इनकी निगाह ये रहती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो और एक मौका मिलना चाहिए, बंगाल से दीदी अपने सांसद भेज देंगी हाथरस या लखीमपुर, या भाई बहन का जोड़ा यहाँ से उठ के चला जाएगा। कोई लड़की जब हाथरस की जब घटना घटी और वो बच्ची जब दिल्ली के अस्पताल में थी तो नेता उससे मिलने नहीं गए, लेकिन जब वो हाथरस चली गई, जब वो वापस वहां पे गई है और लखीमपुर का जब किस्सा हुआ है, तो ये जब बच्चियां वापस अपने प्रदेश जाती हैं और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री जैसे क्रॉस करते हैं तो हमारे देश के नेताओं को पता नहीं क्या हो जाता है। हमारे देश के नेताओं को खलबली, अच्छा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर लिया, अब योगी जी को घेरने का हमारे पास एक अवसर है। मैं तो कह रही हूँ कि आप अयोध्या वाले मामले में योगी जी को घेरिए और योगी जी से पूछिए कि आपके प्रदेश में ये लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। आपके 12 साल की लड़की का बलात्कार हो जाता है, गैंगरेप, एंड शी इज प्रेग्नेंट, गर्भवती है वो, बिल्कुल। और मोइन खान का परिवार आज उसी बच्ची के ऊपर, मैं कल एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें मोइन खान का भतीजा, मोइन खान के भतीजे की पत्नी, वो ये कह रहे हैं कि राजू नाम का कोई लड़का है जिससे उस लड़की का अफेयर था। सीरियसली हम इतने बेशर्म हो गए हैं कि हम 12 साल की बच्ची का
कैरेक्टर एसिसिनेशन कर रहे हैं, लेकिन मोइन खान पे सवाल पूछने वाले मतलब कोई ऐसा है नहीं जिसकी हैसियत नहीं है जो मोइन खान पे सवाल उठा सके। तो भारत में कौन सी आज़ादी चाहिए भाई? आप मुसलमान हैं, आप बलात्कार करते हैं तो देखिए विपक्ष आपके साथ खड़े, यही तो आज़ादी। ये तो आपको ओवैसी साहब से पूछना चाहिए, इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए आपको देश में? देखिए अखिलेश यादव जी की अगर बात करें, उन्होंने वक्फ बोर्ड पर तो बोला ही है कि भाई जो है आज़ादी छीन रहा है मुस्लिमों की। उन्होंने अयोध्या मामले की अगर बात करें तो उसमें भी उन्होंने डीएनए की मांग की पहले, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जैसे मायावती जी ने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बात कि अपने जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार में कितने डीएनए टेस्ट इन्होंने कराए थे। और दूसरा कि मायावती जी ने जब ये सवाल पूछे तो उसका जवाब ही नहीं दे पाया अखिलेश यादव। तीसरी चीज कि अखिलेश यादव का ये बयान कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक पवन पांडे भी हैं इनके अयोध्या के ही एमएलए रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, और नार्को टेस्ट माँ का भी होना चाहिए। मतलब उस 12 साल की बच्ची के माँ का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि नार्को टेस्ट माँ का भी होना चाहिए, बेटी का भी होना चाहिए, बेटी का डीएनए भी होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो बलात्कारी मोइन खान है उसका कुछ नहीं होना चाहिए। उसको माला पहनानी चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। सपा, मुझे लगता है कि सपा और ये जो पूरी सैफई गैंग है, ये पूरी तरीके से अपने मानसिक संतुलन को खो बैठी है। मतलब वो ये संवेदना भी नहीं प्रकट कर सकते कि एक जो घटना घटी है वो एक छोटी बच्ची के साथ घटी है। एक 12 साल का बच्चा है। सबके घर में बेटियां हैं, अखिलेश जी की भी अपनी बेटी होगी, हमारे घरों में भी छोटी बहनें हैं, परिवार है। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, बहुत सारे बच्चे। 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक एजेंडा है, क्योंकि अगर आप मोइन खान पे बोलेंगे तो आगामी जो 2027 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, आप उसमें मुंह के बल खाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको डर है कि मैं अपने वोट बैंक को कहीं से भी आहत ना करूं, हर्ट ना करूं। इसलिए मुझे मोइन खान पे नहीं बोलना है, मुझे उस बेटी पे बोलना है, उसके परिवार पे बोलना है, उसकी माँ पे बोलना है, लेकिन मुझे मोइन खान पे नहीं बोलना है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, इनको उस बच्ची से कोई लेना देना नहीं। जी।